अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मौजूदा मुल्की मंजरनामे में तीनों अहम तरीन स्टेक होल्डर्स अब अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं। हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत दिलचस्प और अहम इशारे दिए जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में तब्दील होती सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन की इंगेजमेंट नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब पाक फौज ने आज 3 बड़े इशूज़ पर बड़ा खुल के वजाहत दे दी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पहली वजाहत दी है कि वो तमाम सियासी जमातों के लिए एक वाज़े पैगाम भी है कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है और ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। DGISPR के मुताबिक फ़ौज को एक रियासती और कौमी अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के इस्तेमाल से महफूज रखा जाए। पाक फौज की दूसरी वजाहत रियासती अमलदारी से मुतल्लिक है कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए वाज़े पैगाम है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। DGISPR का यह दूसरा पैगाम मौलाना फजल रहमान के उस बयान के पस मंज़र में है कि जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया था कि 2 सूबों में रियासती अमलदारी खत्म हो चुकी है। पाक फौज की तीसरी वजाहत कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक है, जिसके मुताबिक फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा उसके ओहदे या हैसियत को खातिर में न लाते हुए कार्रवाई की जाएगी। DGISPR के मुताबिक फैज़ हमीद वज़ीर आज़म के मातहत थे और उनके मामले में जो भी मुलव्विस हुआ वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। अब अगर सियासी दंगल का रुख किया जाए ना, तो अब हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी मज़ाकरात और इंगेजमेंट की बाज़गश्त हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होती जा रही है। आज ही स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में चेयरमैन PTI गौहर खान की क़यादत में PTI वफ़द की हुकूमती वफ़द से मुलाकात हुई, जिसमें अपोजिशन की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के और मुस्ताफ़ी होने वाले रुकन जो हैं असम्बली सरदार अख्तर मेंगल साहब, उनके इस्तीफ़े को वापस लेने के हवाले से गौर किया गया। इसी तनाजुर में आज ही वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का एक अहम बयान भी सामने आया कि नवाज शरीफ साहब तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। जेल में कैद इमरान खान को अगरचे अपनी मिलिट्री ट्रायल का खदशा लाहक है, जिसके पेश नज़र उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की, मगर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना सामने आया है, ये दावा सामने आया है कि इमरान खान का किसी तौर पर भी मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ये सब इशारे किस सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहे हैं और अब क्या हुकूमत और PTI की एक बाज़ाब्ता इंगेजमेंट होने जा रही है या शुरू हो चुकी है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर हम आपका एक टेक चाहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उस वक्त ये अपने वज़ीर आज़म के मातहत थे और जो भी उस वक्त इस सारे केस में मुलविस होगा उसके साथ हम निमट लेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये किस की बात कर रहे हैं, क्योंकि केस तो ये 2017 का था। खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं? ये नहीं, खाकान अब्बासी साहब का मसला नहीं है, ये तो केस 2017 का है, मई का। लेकिन मैं केस के अलावा की बात, और पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो DGISPR ने जितना कुछ जनरल फैज़ हमीद के मतलब कहा है उतना ही मेरा बनता है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ ना तो इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हूँ, ना ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसी चीज़ें बड़ी मुहतात और बड़ी एहतियात के साथ DGISPR ने बात की है। क्योंकि जब एक लेफ्टिनेंट जनरल पे हाथ डाला गया है तो आप ये जहन में रखें ये बड़ी बात है और पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह पकड़े गए, ये मसला नहीं है। लेकिन DGI जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो मेरा ख्याल है फर्स्ट है ये। और उसके लिए उन्होंने जो कहा कि हम इस वक्त किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जो अंदर की सूरत हाल है वो बाहर हम आपको नहीं बता सकते, ये उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके इदारे की बात है। और लेकिन वो जिस वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान था उस वक्त, जब DGI वाली बात आई। और जब वो DGC थे, जब वो DGI थे तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, फिर वो कोर कमांडर भी बने, तो उस तरफ इशारा होगा उनका, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल नहीं बल्कि होगा उसी तरफ इशारा। तो इसलिए मेरे जो इल्म के मुताबिक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से कि कभी भी हाथ न डाला जाता अगर सॉलिड एविडेंस ना होते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का अपना एक जैसे उन्होंने कहा मैकेनिज्म है कि उसके तहत वो अपने लोगों को वॉच करते हैं। अब सिर्फ टॉप सिटी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ टॉप सिटी की हद तक ये केस नहीं रहा जनरल साहब का। उनकी जो बार बार अपने फ़ोन नंबर तब्दील करने थे, ये देखें ना, मेरे पास ये जो फ़ोन नंबर है कितना पुराना है? मैं ना, मेरे पास होगा मोबिलिंक का है, आप समझ लेना कि जब वो था जायज़ अब बन गया हुआ है मेरा ख्याल। लेकिन जब वो शुरू हुआ था उस वक्त का है।
सही मैंने कोई खुफिया नंबर नहीं रखा, क्योंकि मेरी ये खाम ख्याली, ये गलत फहमी बहुत अर्सा पहले दूर हो चुकी हुई है कि आप जितने मर्जी नंबर्स रख लें, तो एक बंदा ऐसा जो इस इंस्टीट्यूशन से जिसका ताल्लुक रहा हो, वो अगर 4 मरतबा फ़ोन चेंज कर रहा है तो क्यों चेंज कर रहा है? हो सकता है सिक्योरिटी के लिए कर रहा हो, नहीं, सिक्योरिटी कि मेरी बातचीत कहीं और ना लीक हो जाए, कोई और एजेंसियां ना उसमें घुस नहीं, और एजेंसियां कौन सी घुसती हैं? आप जब रिटायरमेंट के बाद तो कोई नहीं घुसता। अच्छा, लेकिन बहरहाल ठीक है, मैं रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। बहरहाल सॉलिड एविडेंस के बगैर इतना बड़ा हाथ डाला नहीं जा सकता। यानी कि आपका ये मानना है कि इमरान खान साहब इस केस में फंस। मैं मानना नहीं, मैंने कल भी अपनी नेशनल असेंबली की स्पीच में भी बात की है, और मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। लीडरशिप जो फैसला करेगी हम उसके मरहून मिन्नत हैं, हम सर तस्लीम खाम, हमने तो फांसी की काल कोठरियों में भी अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को डिच नहीं किया, और मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। लेकिन कहने से मुराद ये है कि मैं कुछ ये ज़रूर बात कहूँगा कि ये जो सूरत हाल है ना 9 मई वाली, सिर्फ 9 मई तक महदूद नहीं रहेगी ना। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन पे हमलावर हो गए थे। 9 मई इस तरह था कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी लोगों ने निकलना था, बाहर से भी करोड़ों लोगों ने इकट्ठा होना था। ये प्लान था, ये प्लान एक दिन में नहीं बना। आपके ज़हन में होगा कि 9 मई एकदम सुबह उठे, गिरफ्तारी हुई तो चलें जी चढ़ दौड़ें, और ये जो प्लानिंग की गई, ये कोई ज़हन था इसके पीछे। सही है कि एक ही वक्त में दफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर होना है, आपका दुश्मन और क्योंकि एक साल ये कहा गया ना, मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, जानवर और सारा मुर्दे इल्ज़ाम जो है उन्हीं लोगों को ठहराया गया। ठीक है, और ये कहते कहते फिर लोगों का, नौजवान नस्ल का ज़हन जो है वो परगंदा किया गया। तो वो फिर एक प्लानिंग के तहत ये था। अब जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं उसी तरफ वापस आता हूँ। मिलिट्री ट्रायल जी, उसमें रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं जो इस साजिश में हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी उन्होंने पकड़े हों अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी, जो सिटिंग भी हों, अल्लाह करे वो बहुत कम तादाद में हों, 2 हों, 4 हों, 5 हों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर से 76 साल तारीख में कभी ऐसी सोरिश बर्पा नहीं हुई। ठीक है, और अगर होने की कोशिश भी हुई तो वो पकड़े गए। लेकिन अब्बासी साहब मैं उधर ही आ रहा हूँ फिर। अब देखें ना, ये ताने बाने सिर्फ इंस्टीट्यूशन की हद तक नहीं रह गए, क्योंकि उनके हाजिर सर्विस लोग थे, रिटायरमेंट थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद, वो भी ट्रेस हो गए हैं। मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। कुछ पॉलिटिशियन हैं वो भी ट्रेस हो गए हैं, पीटीआई के अपने, पीटीआई के हैं, कुछ और पार्टीज के भी लोग हैं। अच्छा, ये सारे लोग, एक नेटवर्क था जो एक्सपोज हो गया, जिसने 9 मई कराया, जिसने 9 मई करवाया, ठीक है जी। और 9 मई मैं फिर कहता हूँ कि एक दिन में नहीं हुआ ना, पूरा एक साल की प्लानिंग होती रही। तो और गिरफ्तारियों की तरफ भी हम फिर जा रहे हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां, जैसे आपको पता है ये गिरफ्तारी भी जो हुई होगी, मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले हुई होगी, लेकिन उसको 12 अगस्त को बताया गया, ठीक है ना जी, मेरा ख्याल है। तो और इमरान खान फिर इसी तरह अब जो इमरान खान साहब का है ना जी, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, यानी वो एकदम भाग के चले गए। लेकिन उमर अयूब कहते हैं नहीं होगा मिलिट्री ट्रायल। नहीं, फिर वो क्यों गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? पहली बात तो ये हो गया। और अगर मेरी जो हंच कहता है, मैं हमेशा पॉलिटिकल वर्कर होने की तरफ से फ्यूचर की प्रिडिक्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता, वो ये है कि ये ताने बाने सारे जो हैं वो बानी पीटीआई और बाकी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि जो बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी जो है ना, बेनिफिशरी वो बानी पीटीआई था ना। ठीक है, लेकिन फिर सिर्फ बानी पीटीआई तक ये बात नहीं रहेगी, जिस तरह आपने कहा कि दीगर सियासी जमातों के भी कुछ लोग हैं, तो फिर तो उनकी भी गिरफ्तारियां आगे इम्कान हो सकता है। वो इतने मैटर नहीं करते ना, वो कोई बड़े लीडर नहीं है, कोई बड़े एमएनए एमपीए नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है उनको, लेकिन 80% लोग तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं ना। अच्छा, अब इस पे अब्बासी साहब, एक जो पीटीआई का एतराज़ है वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब की साबिक, और बहुत आपके पास शवाहिद हैं, तो एक साल में इस सारे मुकदमे पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक बैठे क्यों हुए हैं? ये वो कहते हैं। अभी आप देखें ना, पहली बात तो ये है कि ये काम करना था अदालतों ने, प्रोसिक्यूशन ने गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूट करना था, वो हुआ, लेकिन अदालतों ने करना था। आपको याद होगा मेरा केस, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ का केस, मॉनिटरिंग जज लग गया, आपको सादिक और अमीन के अलाना याद होगा, मैं उस पटिशनर था, कैसे जजेस की गैलरी में उनकी फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा, वो उस वक्त सारे ज़मीर सोए हुए थे, ठीक है जी, वो सारे ज़मीर सोए हुए थे, और हम पनामा में बुला के बेटे से सैलरी ना लेने पे हम डिस्क्वालीफाई मुल्क के वज़ीर आज़म को करके आज तक मुल्क संभल ही नहीं सका, ठीक है। आज सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। देखिए, किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी, ये जो इनको निकाल के ना 9 मई की बात कर रहा हूँ, बाकी तो देखे ना, बाकी तो इंस्टीट्यूशन ने दिया,
और पूरा बंदे को जाने दिया, भागने दिया। उनका अपना एक तरीकाकार है कि जाएं, जो करना करें। वो वॉच कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कब से कर रहे होंगे। मैंने फिर कहा कि उन्होंने हाथ उस वक्त डालना था जिस वक्त वो अपने इंस्टीट्यूशन को भी जस्टिफाई कर सकें, उस गिरफ्तारी को। ये भी ज़हन में रखें, पहले उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करना है। लेकिन मिसाल के तौर पे अब मैं उधर ही आ गया। अब आ जाए अपना इमरान खान साहब वाली बात। एक सेकंड, इमरान खान पे अभी आते हैं दोबारा। आपका एक बयान भी है, वो भी हम सुनाएंगे। कल आपने एक ऑफर दी है पीटीआई को, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे इमरान खान की तरफ आने से पहले कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तो पहले हो गई थी, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा, वो जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी वगैरह, महमूद रशीद वगैरह। इनकी तो गिरफ्तारी को भी अब साल डेढ़ से ऊपर हो गया है, इनको तो गिरफ्तार कर लिया हुआ है। तो अब ये इनके क्या केस हैं, वो एटीसी अदालतें हैं, वो क्या कर रही हैं? उनको नहीं इदारा कह सकता जा करके भाई तेज करो काम, हम पे उन्होंने हमला किया, तुम लोग रख के बैठे हो, उनको पाल रहे हो। इदारे शायद वो पहले कह सकते 2018 में कह सकते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आज वाली सूरत हाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो जाके कहेंगे। लेकिन अदालतें मौजूद हैं ना, जजेस मौजूद हैं। 2007 में किसी को बुला के कहा गया था, जजेस ने यूके के अंदर जो हंगामे हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे दुकानें लूटी गई, आग लगाई गई, ट्रेनें जलाई अभी राइट्स हुए हैं। मैं उधर आता हूँ। मैं 2007 में उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने क्या कि अभी भी पीटीआई वाले कहते हैं जी वीडियोज लाएं, जजेस कहते हैं जी वीडियोज लाएं। वीडियोज तो मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से ली थी ना, जाके पूछ रहे जजेस से। लंदन वाले सीसीटीवी कैमरे वैमरे भी होंगे ना? सीसीटीवी वही ना, बिल्कुल वही सीसीटीवी कैमरास जो थे उन्हीं से आई ना। और मीडिया वाली भी आई, उन्होंने मिला मिलू के रातों रात सजाएं दी लंदन के अंदर। फिर कैपिटल हिल 2021, उसमें भी उन्होंने उन्हीं वीडियोस के सहारे जो है जजेस ने एक्शन लिया। इससे बड़ा एविडेंस और कौन सा है? आजकल वैसे भी आपको पता है कि 99% जो क्राइम पाकिस्तान के अंदर डिटेक्ट होता है वो थ्रू सीसीटीवी कैमरास होता है। सेफ सिटीज हैं हमारी, सेफ सिटीज हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। एविडेंस 9 मई का सामने मौजूद था, नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। फिर एक एक दिन में 40-40 मुकदमात में बेल दी गई। मेरा केस था ना 11 महीने में 3 जेलों में रहा हूं। आप यकीन माने मैं इतना सेटिस्फाइड था। 25 साल कैद जिस दिन रात को मैंने ली, मेरे पे अल्लाह ने इतनी सकीनत दी हुई थी कि मैंने लोगों को मन्ना किया, ठंडा किया, किसी को गाली नहीं निकालने दी, किसी को पत्थर नहीं मारने दिया, आग नहीं लगाने दी। मुझे पता था कि मैं हाई कोर्ट में जब जज मुझे सुनेगा तो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि एविडेंस ही कोई नहीं है। सुने जरा गौर से सुने। मैंने 11 महीने, हम क्रिमिनल लोग नहीं थे, लेकिन मुझे ना एक उम्मीद थी, होप थी। लेकिन होता क्या था, जिस वक्त मेरी बेल लगती थी ना तो जज साहब के सर में दर्द शुरू हो जाता था। मेरी बारी आती थी, सारा दिन और मौखर, ठीक है जी, और मौखर हो जाता था। फिर या मेरे केस किसी के पास लगता था, वो कहता था मैंने नहीं सुनना, ठीक है, यानी आप सुने। मैं कहता था जिस दिन किसी ने सुन लिया, फिर इसी निज़ाम ने मुझे रिलीज किया ना जी, और इसी ने मुझे रिलीफ देना था। अगर यही निज़ाम इनको भी रिलीज कर दे, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि इनको तो उस मेरे खिलाफ जो क्योंकि रख के बैठे हैं अभी 1.5 साल तक है ना, मुझे एलिगेशन था ना कि मैंने ये काम किया, उसकी रिकवरी होती है ना। मैंने चोरी की, उसकी रिकवरी नहीं। मैंने स्मगलिंग की, उसका स्मगलर नहीं, ठीक है ना जी। फिर अंदर यहाँ तो हर चीज सामने है। सही है। अब आपकी ऑफर की तरफ हम आते हैं। हम नाजरीन को भी सुनवाते हैं कि कल हनीफ अब्बासी साहब ने जब ऐवान की बड़ा चर्चा हुआ, बड़े धुआंधार किस्म की तकरीर अब्बासी साहब ने की, वो आप जरा वो शॉर्ट सुनिए कि अब्बासी साहब ने पीटीआई को ऑफर क्या की है। उस ऑफर के हवाले से हम बात करते हैं और अब्बासी साहब ने क्यों ये ऑफर की है ये हम आपको सुनवाते हैं पहले, फिर अब्बासी साहब से इसका जवाब लेते हैं। जरा सुने। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। सही है। अब मैं आपको चल के आपके साथ माफी दिलाता हूँ। ये ऑफर आपने पीटीआई को की कि आप लोग किसी के पास ना जाएं, वजीर आजम की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको माफी दिलाऊंगा। आप क्यों इतने संगीन जुर्म की उनको माफी दिलाना चाहते हैं? ये देखे ना, ये शिवा ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे लोग और आपने कहा वजीर आजम की भी जरूरत नहीं है। मुझे लोग कह रहे हैं 2 चीजें हैं। एक तो बिल्कुल सही बात है कि जिसने कोई जुर्म किया उसकी सजा उसको, ये जुर्म छोटा नहीं है। ये 76 साल तारीख में हमारा जो दुश्मन है ना, वो हम पे हमलावर इन जगहों पे नहीं हो सका। इन दफ़ाई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हमारे रेडियो स्टेशन, पीटीवी और हमारी सिविल इंस्टॉलेशंस पे कहीं छोटी मोटी की होगी, लेकिन कोई जीएचक्यू के अंदर दाखिल नहीं हो सका, कोई हमजा कैंप में नहीं आ सका, कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हाउस में नहीं जा सका, और कोई
अपना शोहदा के मुजस्मे को किसी ने हाथ किसी की तो जरूरत ये नहीं ऑफर आपकी इसलिए थी, सिर्फ एक सेकंड, क्या ये ऑफर आपकी पीटीआई को इसलिए थी कि आपको भी यही लग रहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, उससे बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि इतना सीरियस मामला ना बने, उनका माफी मांग लें, नहीं, मुझे उन पे कोई तरस नहीं आता। मैं सिर्फ माहौल को चाहता हूँ कि पाकिस्तान चलता फिरता रहे, उसके लिए मैंने उन्हें ये ऑफर दी है। अब मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, पहले ये ज़हन में रहे, मैं बड़ा करीब रहते हैं आप। मैं अपना वहाँ पे चीचों की मलिया नहीं रहता, ठीक है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस देखे बात करते हुए, ठीक है ना। और मेरा किसी से मैं जाके मिलता भी नहीं हूँ, सब मैं तो अपने पार्लियामेंट में जाता हूँ, अपने लोगों में रहता हूँ, अपने तरक्याती कामों की तरफ इधर उधर ध्यान होता है मेरा। अच्छा, वैसे आपके जो सियासी हरीफ थे, आपके फेवरेट शेख रशीद साहब, वो भी यही कहते थे, ये गेट नंबर 4 है, मेरे करीब है, बिल्कुल घर के करीब है। मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना पिंडी में रहता हूँ, नहीं, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, लेकिन ना मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, सही है, ना मैं पैदावार वो मेरा मतलब नहीं था, ना मैंने पैदावार बनना है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मुझे अपनी फौज से प्यार है, मोहब्बत है। 25 साल कैद लेके भी मोहब्बत थी, है, रहेगी। ये आज की नहीं है, बचपन की है। मैं तो खुल के कहता हूँ ना, यहाँ स्टैब्लिशमेंट लगाया होता है। फौज की बात किया करें, जो बच्चे अपनी जाने को नजराने पेश करते हैं। चले मैं आप ये ना कहें, छोटे जवान बच्चे, छोटे जिसकी 6 माह का बच्चा होता है, जिंदगी शुरू हुई है, जिंदगी शुरू होती है। खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, कल भी मेरा कोई मूड नहीं था स्पीच करने का। ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े होके मलहून कर रहा है पूरी फौज को, तो मैंने उसको याद दहानी कराई कि आपकी पूरी फैमिली जो है, जो इज्जत मिली है, जो पैसा कमाया है, वो फौज की वजह से कमाया आपने। आपके दादा ने वो फील्ड मार्शल का पूरा खुद ही लगा लिया, ठीक है, हमने फिर भी मान लिया, ठीक है। और आप हमें जमहूरियत का सबक दे रहे हैं। फातिमा जना के खिलाफ तो आपके दादा ने सारी गुफ्तगू की थी। तो कहने से मुराद ये जो ऑफर मैंने लगाई, ये दिल से लगाई। और देखें, प्राइम मिनिस्टर की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्यों बीच में डालूं, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ। तो वजह क्या हुई? वजह ये हुई, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, इनके जो जराइम है, क्राइम है, उसकी संगीनियत इतनी है कि माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती वो तो उन्होंने देनी है ना। लेकिन मैं, अगर ये ऑफर मुझे देते हैं, कहते हैं मेरी स्पीच के बाद कहते हैं हाँ जी करवाएं माफ़ी, तो क्या होगा? चला जाऊंगा ना। ठीक है, मैं कहूँगा कि जी माफ़ी मांग रहे हैं, पब्लिकली मांगना पड़ेगा ना, कोई अंधेरे में जाकर तो नहीं। आपने पब्लिकली पूरी दुनिया के अंदर आप अनाउंसमेंट करें। मैं आज फिर आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। लेकिन वो उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है, स्टेटेड पोजीशन कि हमने माफी नहीं मांगनी, आप सीसीटीवी फुटेज लेके आए। फिर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है भाईजान, चलें आपकी ख्वाहिश शिफा के प्रोग्राम में मैं पूरी कर देता हूं। और आपका मिलिट्री ट्रायल होने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ रुकावट बन सकती है। 90% चांसेस हैं और होना चाहिए, ताकि किसी भी जत्थे को, अगर आपने इजाज़त आज इनको दे दी 9 मई के ऊपर, अगर इनको आपने जिसे कहते हैं ना क्लीन चिट दे दी, तो फिर आप ज़हन में याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर इससे मजबूत जत्थे मौजूद हैं जो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। मेरी बात का शिवा बुरा ना मनाइएगा। नहीं, बिल्कुल। आप देखें, स्वात ऑपरेशन हुआ तो ये जो अपना मार्गला की पहाड़ी है, यहाँ तक वो लोग आ गए थे। स्वात ऑपरेशन जब हो रहा था तो आप उन बच्चियों से जाके पूछें, मैं आगे नहीं आपको बताता, सही है, कि उनके साथ क्या सलूक वहाँ पे स्वात में किया गया, किन लोगों ने किया। क्या हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर हमारी माँ, बहन और बेटी की इज्जत महफूज ना रहे? अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें उस फौज को, उन लोगों को सपोर्ट करना है, अपने MNA बनने के लिए नहीं, अपने वजीर आजम, वजीर आला, खुदा की कसम बनने के लिए नहीं। हमारा तो, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, हमारा तो चार्ज जो है ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए और अपने आने वाली नस्ल के लिए ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो जाए, जो आज दुश्मन हम पे गैर इलानिया तौर पे हमलावर है। ठीक है, आपने हमारे प्रोग्राम में बड़ी खबर दे दी है कि 90% इस चीज़ के चांसेस हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, उनके बाकी साथियों के साथ जो भी मुलविस हैं या मुलविस पाए जाएंगे 9 मई वाक़यात में, और CCTV फुटेज मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। एंगेजमेंट का लेवल क्या है PTI और हुकूमत के दरमियान? देखिए, आज भी आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया, उस मीटिंग में मैं भी मेंबर था, मैं भी मौजूद था। स्पीकर साहब, हम 4 लोग हमारी तरफ से थे, 4 लोग वो थे। और क्या हुआ उसमें? वहाँ पे 2 चीज़ें यही, जो एक तो मेंगल साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई कि उनका जाना भी हमने कहा अप्रिशिएट किया, PTI का वहाँ जाना भी हमने कहा आपने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने भी जाके कहा कि आप इसके अंदर रहें, असम्बली के अंदर रहें। हमने भी उनके पास फ़ौरन पहुंच गए, उनके जाने के बाद हमने भी जाके उनको यही बात कही
एक्चुअली इशू भला क्या है, मैं मेंगल साहब के ऊपर कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर पिछले 2-3 वज़राए आला को छोड़ के उससे पीछे अगर तारीख पढ़े ना, तो वो तारीख जो है वो सरदारों के ऊपर मुश्तमिल है। सरदार ही गवर्नर रहा, सरदार ही वज़ीर आला रहा, कोई भी, मैं मेंगल साहब की बात नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने अपने लोगों को महरूम रखा, किससे? एजुकेशन से, हेल्थ से, पीने के साफ पानी से, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। वो अपॉर्चुनिटी वो खुद तो वेल करते रहे, मतलब अगर उनकी महरूमियां दूर हो गई, आवाम की नहीं दूर, उनकी महरूमियां दूर, उनके बड़े बड़े बेंगलो बन गए, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन वो जो आवाम थी, आम पब्लिक, अब इनके नीचे से वो खिसक रही है, जिसे कहते हैं ना जमीन, ठीक है, हाथ से वो लोग जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? अब ये पॉपुलर नारा है। पॉपुलर नारा किस तरह है? गाली देने वाला। देखें आप, फेक वीडियो फेंकें सोशल मीडिया पे, वो कैसे वायरल हो, सही है। उसके मुकाबले में आप पॉजिटिव चीज़ लिखें, देखेगा भी कोई नहीं। अच्छा, अब अब्बासी साहब, अब जो पीटीआई और हुकूमत की मज़ाकरात की कोशिशें हैं, जिसमें कि अचकज़ई साहब भी उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की भी उसके हवाले से स्टेटमेंट आई है कि गैर मशरूत मज़ाकरात नवाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं? उनको क्या टेंशन है? वो तो उनकी हुकूमत है, उन्होंने क्यों मुज़ाकरात करने हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे ना, मैंने उनकी, क्योंकि मैं उस बात को ऑन करता हूँ या डिस ऑन करता हूँ जिस बात को मैंने अपने कानों से सुना हो। अच्छा, सही है। तारक अजीज कहा सकते थे ना, देखती आंखों ने और सुनते कानों ने। तो मैंने उनकी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी। राना साहब ने कहा है तो जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरा तो इस पे मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि मुज़ाकरात 9 मई की माफ़ी के बाद। अच्छा, एहसान इकबाल साहब की तरह आप भी यही समझते हैं कि माफ़ी पहले अपनी ज़ाती रहे, लेकिन जब कंसेंसस के साथ पार्टी कोई फैसला करेगी तो उसका तो मैं भी पाबंद हूँ। लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने पब्लिकली दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी के साथ, पॉलिटिकल लोग हैं हम, लेकिन जो हदें उन्होंने पार कर दी हैं और जो आज भी कर रहे हैं, आप देखें ना शिफा, आज भी आपने बड़ी प्यारी बात की। देखें, वो किसी का बेटा होगा, किसी का सुहाग होगा और किसी का भाई होगा, और सारे माशाल्लाह नौजवान हैं जो अपना गरम गरम लहू इस धरती के लिए दे रहे हैं। और एक मैं बात करते करते रह गया, मुझे करने दें, यानी एक गाड़ी पे मैंने 1000 गोली लगी देखी FC की, 1000 गोली लगी, उसमें से 6 लोग थे। अब कितनी कितनी गोलियां एक केस से आए होंगे, एक भी नहीं बचा। ठीक है, तो मुझे बताएं, आप इस सूरत हाल में अगर किसी और से भी बातचीत अच्छा, वो गवाही किसकी? आप कह रहे थे गवाही आने वाली है, इस हवाले से किसकी गवाही? बड़ी गवाही आपने कहा आने वाली है। ये गवाहियां तैयार हो चुकी है ना। अब मैंने फिर वही देख रहे, मैं फिर वही कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह सकता DG ISPR ने नहीं कहा तो मैं कैसे आगे बढ़ के कह दूँ। तो इसलिए, लेकिन मैं आपको किराए में या आप समझ लें कोड वर्ड में ये बता रहा हूँ कि 5, 7, 8 लोगों की ऐसी गवाही है जिसमें बानी PTI जो है ना बराह रास्त, और कुछ छुपी बात भी नहीं। नवाज शरीफ साहब, फाइनली ये बताइए, नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब लंदन जाएं, उम्रे पे जाएं, अमेरिका जाएं, मैं मिलान जाऊं, मैं पेरिस जाऊं, किसी का कोई सरोकार नहीं एतराज है भाई जी? मुझे बताएं सही, एक बेटी उनकी सुने ना, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, एक भाई दूसरी दफा वजीर आजम है, खुद 3 दफा वजीर आजम है। अब मतलब ये है कि उनको हम बांध के रखेंगे, वो सुप्रीम लीडर है पार्टी के। सही है। वजह वो लोग पूछते हैं, आवाम पूछती है वजह क्या है लंदन जाने की? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी जगह जाने की वजह कोई नहीं। मैं पिछले दिनों पेरिस गया हुआ था, दिल बहलाने के लिए। ठीक है जी, अभी मैंने मिलान जाना था, आपको बता रहा हूँ। सही है। लेकिन वो पार्टी ने कहा कि 2 हफ्ते का ये अभी रुके, तो मैं बाहर में जाऊंगा, मैं तो किसी को बता के नहीं जाता। सही है, सिर्फ घर वालों को जरूर बताता हूँ। तो इसलिए ये कोई पाबंदी नहीं है मियां नवाज शरीफ पे। फिर तो लेकिन मिलान का लेकिन प्लान आया है, तो फिर तो आपका इमरान खान के ट्रायल शुरू होने के बाद ही जाएंगे वो, तो प्लान आपका फिर मौका हो जाएगा। मेरा उस ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ पार्टी के सुप्रीम लीडर है। पंजाब की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत, उनकी रहनुमाई में चल रही। ठीक है जी, सही है। अच्छा, और अब्बासी साहब एक और चीज़ है, वो मैं फाइनली चाह रही हूँ, वो मुझे जरा दिल पे आज आपने बहुत कुछ निकलवा लिया, बहुत कुछ निकलवा लिया। हम आपके बड़े मशहूर हैं कि आप पहली दफ़ा हमारे नए प्रोग्राम पे आए हैं, लेकिन मेरी एक चीज़ आपकी तकरीर से कल मेरे दिल पे लग गई। अच्छा। और वो बात मुझे कुछ अजीब सी लगी, समझ नहीं आई या बुरी लगी, फिर मैं मुझे दिल पे जरा तकलीफ भारी लगी। लेकिन सवाल उसमें ये है कि आप तो प्रोवोक कर रहे हैं। सुनवाई जी, अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं कल वाले? मुझे वैसे वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह है कि सुनवाते हैं हम, ताकि अब्बासी साहब से उस पर भी एक मौका ले लें। सुनवाई जी। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा, वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है,
वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाती हैं। करें ना, निकलें, किसी ने रोका आपको? सर अब हमारी इसमें मुझे काबिल एतराज़ बात ये लगी कि मैं बहुत आपसे ज़ाहिर उम्र में भी छोटी हूँ और ज़ाहिर बड़े एहतराम के साथ मतलब अपनी कौम को तो आपने बिल्कुल ही घुड़ेलाई नहीं कर दिया कि नहीं, हम नेशन नहीं है ना। मैं अभी बता देता हूँ कैसे नहीं है। देखें, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और उसी ने इंटैक्ट रखना था ना इस पाकिस्तान को, सही है, ठीक है। नारा अब क्या बन गया है कि मैं पार्लियामेंट में भी देखता हूँ, बड़े संजीदा, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ज़रा सा कोई पानी का इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है, तो वो कोई सिंधु देश की बात शुरू कर देता है, कोई आज़ाद पख्तूनिस्तान की बात शुरू कर देता है। देखिए ना, हम कभी पख्तून पहले बन जाते हैं फिर पाकिस्तानी बनते हैं, बलोच पहले बन जाते हैं फिर पाकिस्तानी बनते हैं, पंजाबी पहले बन जाते हैं फिर हम पाकिस्तानी बनते हैं। ये अफसोसनाक बात है। देखिए ना, तो मैंने मिसाल इसलिए दी है कि हमें शर्म आनी चाहिए, ठीक है, सबको, कि हम बंगाली की बात करते हैं ना, वो एक सबसे पहली बात यह है कि वो उनकी जुबान भी एक है और एक ही कौम है, ठीक है। और उन्होंने जब फैसले किए हैं वो इकट्ठे होके किए हैं और उसमें उन्होंने कामयाबी। इस बयान से आपके अगर पीटीआई वाले प्रोवोक होके निकल आए सड़कों पे तो फिर कितने जा सकते? नहीं तो आ जाए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने देखे ना, अगर मैंने तो कहा कि 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा लफ्ज इस्तेमाल किया है। दिल दुखता है आपका? ठीक है ना जी, नहीं मेरा दिल नहीं दुखता, बेचारा कहा मैंने उनके लिए बेचारा कहा, अपने लिए नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम खबरें और बड़ी अहम इंसाइट्स देकर जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम पे कि सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं और वो मौजूद हैं, जो भी ट्रायल होगा उनकी बुनियाद पे होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि इमरान खान के ट्रायल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिलिट्री कस्टडी में वो चले जाएँ। इमरान खान साहब का मुमकिन मिलिट्री ट्रायल कोर्ट और फिर उसके बाद PTI का 8 सितंबर का जलसा और PTI की हुकूमत के साथ इंगेजमेंट, ये ऐसे मामलात हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत घूम रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे प्रोग्राम में अभी कुछ देर पहले आपसे हनीफ अब्बासी साहब ये कह गए हैं कि 9 मई की CCTV फुटेज भी सामने आ जाएगी और मिलिट्री ट्रायल भी अब एक हकीकत बनने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी PTI के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आप लोगों की जो प्रीएम्प्टिव पिटीशन है उसको सुनने से इनकार कर दिया है फिलहाल? चलिए, वो तो बहरहाल लग जाएगी, वो आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी, लेकिन इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान कह चुके हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन नहीं है। तो हम उस मामले को हर सतह पे उठाए रखेंगे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और सियासी सतह पे भी। देखिए, हम फिर अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ वही एक मजाक करेंगे, वही एक अलमिया जो है उसको दोहराएंगे जो भुट्टो साहब के साथ हमने किया। ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ेगा अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को आप कोर्ट मार्शल के हवाले करते हैं, मिलिट्री ट्रायल चलाते हैं, तो ये बात किसी को काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए आप चाहते हैं लोग अच्छे ख्यालात रखें, यहाँ सरमायाकारी करें, ये तरीका नहीं है पाकिस्तान की फलाह का। इस वक्त है कि सबको मिलाया जाए, तमाम सियासी कुव्वतों को, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़े सियासी लीडर को, इमरान खान को आप मातूब करने ठहरे हैं। क्यों ये आपका अज़म है? क्यों आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फौकियत है कि इमरान खान और PTI को ख़त्म किया जाए, बजाय इसके कि कसासा समझ के आप इनको साथ मिला के हमें आगे बढ़ें, पाकिस्तान को यकजहती दें। आप पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है ये सोच। सही सलमान साहब, लेकिन हुकूमत से जब हमने उनको काउंटर क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की टीम खुद हाई कोर्ट चली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई है इस मामले पे, तो उनको ये खदशा है कि शायद मिलिट्री ट्रायल की तरफ मैं चला जाऊंगा। वो खुद ये कह रहे हैं। तो ठीक है, खदशा तो ठीक है ना। अगर आप ऐसे बयानात देंगे, आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या उस पर खदशा नहीं होना चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं ना हाई कोर्ट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको आईन और कानून समझाएं, इनको रोकें ऐसा करने से, अगर ये ऐसा करना चाहते हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते, पाकिस्तान की अवाम नहीं चाहेगी कि रात की तारीकी में आप उठा के उन्हें किसी बैरक में ले जाएं। ठीक है सलमान साहब, आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, उनका क्या फ्रेम ऑफ माइंड लगा आपको? उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस आई आपके लिए और PTI की तरफ से? खड़े हैं, बहुत तवाना और मुस्बत उनकी सोच है। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात की, उन्होंने पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पे चलाने के हवाले से बात की।
तो बिल्कुल उनकी सोच में मुझे सवाए एक मस्बत रवैये की और कुछ नजर नहीं आया। वो बिल्कुल जमा अज़म हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको धुतकारा ना जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए। 8 फरवरी को जो इलेक्शन पर हमला हुआ, जो फ्रॉड किया गया, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में, उसको खत्म किया जाए और हम सब इकट्ठे मिल बैठकर पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचें और कदम बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो वजीर आज़म थे उस वक्त उनके मातहत थे और जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या PTI को ये खदशा भी है कि फैज़ हमीद साहब के मामले पर भी इमरान खान साहब को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा या जा सकता है? देखिए, कलाबा जो मर्जी में मिलाना चाहें वो मिला लें। आपका ख्याल है कि कोई DGI या DGC वजीर आज़म के तहत काम करता है? एक DGC या DGI को आप सिर्फ मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? पूरा एक निज़ाम होता है। उस वक्त और कौन था, आर्मी चीफ कौन था, आपको सबसे पूछना पड़ेगा। और क्या गैर आईनी अमल हुआ जो वजीर आज़म की माँ पे हुआ, तो इसको रोकिए आप। ये फैज़ हमीद का मामला सिर्फ नहीं है, सियासत दुरानी का भी था, ये औरों का भी था। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। अगर आप एक शख्स को उठाकर उसको मातूब करेंगे और उसके साथ इमरान खान को मिलाएंगे तो ये एक मजाक है जिसको कोई कबूल नहीं करेगा। अच्छा, और सलमान साहब ये भी खबरें गर्म है कि कोई बड़ी गवाही आने लगी है। इस हवाले से आपकी कोई मालूमात हैं? कौन हो सकता है या आएगी, या हो सकता है ये ब्लफ ही हो? चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत हम नहीं देते। अब हम देख बैठे हैं। अच्छा। साइफर केस में बहुत बड़ी गवाही आनी थी, अल-कादिर ट्रस्ट केस में बहुत बड़ी गवाही आनी थी, कुछ भी नहीं आया। इस चीज को ये बहुत ढंढोरा पीट के पेश करते हैं। बस देखो, सांस रोक लो, जब पता निकलता है तो कुछ भी नहीं होता। उसमें लिहाजा ये इसी किस्म की सोच के हामिल हैं। इनको बात अपने कहीं बड़ी नजर आती है, जब वो रोशनी में आती है, इंसाफ और कानून की अदालत में आती है तो कुछ भी नहीं होता। इसी किस्म की कोई ये बात करेंगे जो अदालत में आके मलिया मेट हो जाएगी। सलमान साहब, क्विकली ये भी बताइएगा कि जो 22 अगस्त का जलसा जो इमरान खान साहब ने मुलतवी किया था एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब खुद कहते हैं, तो क्या 8 सितंबर का जलसा होना उसी मामले का कोई क्विड प्रो क्वो है, कोई गिव एंड टेक का मामला है जो PTI के साथ उस वक्त सेटल हो गया था? कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमने जलसा करना था। हमें ये कहा गया उस दिन कि 22 अगस्त को बहुत दहशतगर्दी का खतरा है। उस दिन पुलिस जो है वो बटी हुई है, जो मजहबी कुछ अनासर हैं वो भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाइए। तो एक फैसला किया इमरान खान साहब ने रियासत के मुफाद में, मुफाद आमा में। उन्होंने बड़ाई का सबूत दिया, उन्होंने स्टेट्समैन होने का सबूत दिया। तो जो 8 सितंबर का जलसा है वो जलसा हमने बहरहाल करना था। 22 अगस्त को नहीं हुआ, वो 8 सितंबर को होगा और उसके बाद भी ये जलसे तवातुर से अब होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनी टीम के सीनियर रुकन, और किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है, कोई लेन देन नहीं हुआ है। और सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि कौम जो है इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को रात की तारीकी में ट्राई किया जाए या लोगों की आंखों से ओझल होकर ट्राई किया जाए। बहरहाल देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे और ये ऊँट किस कल बैठता है। पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये ऊँट किस कल बैठता है, ये बहरहाल हम देखेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।